हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने विद्युत के बारे में कुछ जानकारी पढ़ी थी। वहाँ हमने आवेश के बारे में, करंट के बारे में और विभवांतर के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे ओम का नियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओम का नियम। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो विद्युत परिपथ है उसके अंदर जो धातु के तार है ना, उन दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा वो कैसा होगा? प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती। यानी जो V है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V किसके प्रोपोर्शनल है? I के। तो इसको क्या बन जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर। ये क्या बन गया? हमारा फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे R क्या है बेटा? R है प्रतिरोध। ठीक है, जो कि क्या है? कांस्टेंट है। और अगर हम V और I के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन का बनेगा, सीधी रेखा का बनेगा। ठीक है, अब जानते हैं कि ये प्रतिरोध क्या होता है। इससे पहले आप एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे जैसे V इंक्रीज होगा वैसे वैसे I इंक्रीज होगा, है ना। और जैसे जैसे I इंक्रीज होगा वैसे ही वैसे V इंक्रीज होगा। दोनों में सीधा रिलेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिरोध की। तो चालक का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध, उसके नाम से ही पता चल रहा है, जो रोध उत्पन्न करे, जो विरोध करे, वही प्रतिरोध है। तो किसी भी चालक का वो गुण जो उसमें से धारा को प्रवाहित होने से रोके। ठीक है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये हमारा प्रतिरोध है। ये फॉर्मूला हुआ। आप देखो ये कहाँ से आया फॉर्मूला? ओम्स लॉ से। हमने ओम्स लॉ में लिखा था V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से जब हमने R की वैल्यू निकाली तो क्या बन गया? V अपॉन I। ठीक है, अब देखो एक और फॉर्मूला प्रतिरोध का हम जानते हैं। R इज इक्वल टू में रेजिस्टिविटी L अपॉन में A। मतलब जो L जो है वो वायर की यानी कि तार की क्या है? लंबाई है। और A जो है वो क्या है? तार का, वायर का क्षेत्रफल है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी रो जो यहाँ पर लगी हुई है ये क्या है? प्रतिरोधकता। आप देखो जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है उसका SI यूनिट क्या है? ओम। राइट, 1 ओम किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर के। 1 ओम किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि जो प्रतिरोध है वो किस तरीके से किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहले चालक की लंबाई यानी कि जो प्रतिरोध है वो लेंथ पे निर्भर करता है। ठीक है, सीधे सीधे जैसी लंबाई बढ़ेगी वैसे ही प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके अपोजिट होता है। ठीक है, यानी अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक, और क्षेत्रफल घटाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तापमान के समानुपाती जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? तापमान के समानुपाती होता है। ठीक है, और पदार्थ की जो प्रकृति है उसके भी क्या होता है? समानुपाती होता है। अब हम बात करते हैं जूल का विद्युत धारा का तापन का नियम। तो बेटा जूल का विद्युत धारा का तापन का नियम क्या कहता है? पहला जो पॉइंट है वो ये है कि किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के
वर्ग के समानुपाती होती है। जो प्रतिरोध होता है उसमें जो भी ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या होती है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इट मीन्स जो H है, H ऊष्मा हीट को दिखा रहा है, ये I की स्क्वायर यानी करंट की स्क्वायर के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। ठीक है, उसका बाद दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रतिरोध के समानुपाती होती है, मतलब जो ऊष्मा है वो R के प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। फिर वो कह रहा है विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है, मतलब जो H हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, T के। तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, ऊष्मा के तापन का नियम का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसके उपयोग जान लेते हैं कि जो ऊष्मा के तापन का नियम है ये कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है। तो इसका पहला उपयोग यहाँ पे है, हीटर, प्रेस, इन सारी चीज़ों में हम इसका उपयोग देख सकते हैं। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति जो आती है वो ऊष्मा के रूप में आती है, जो बल्ब जलते हैं ना, और कुछ भाग उसका प्रकाश के रूप में फैल जाता है। राइट, बल्ब में जो शक्ति होती है वो ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है और कुछ भाग उसका क्या होता है, प्रकाश के रूप में फैल जाता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु टंगस्टन का होता है, जो विद्युत बल्ब होता है, बल्ब उसके अंदर जो तंतु लगा होता है छोटा सा, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता है। इसका ये जो होता है विद्युत बल्ब, इसमें जो टंगस्टन लगा हुआ है वो उच्च तापमान पर भी उपचयित नहीं होता है। ठीक है, इसका गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है, कितना, 3380 डिग्री सेल्सियस। और बल्बों में अक्रिय गैस नाइट्रोजन तथा ऑर्गन भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इन बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस भरी होती है ना, या नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे वो लंबे समय तक टंगस्टन को खराब नहीं करती। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ। थैंक यू।